मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में। और प्रत्येक दिन की तरह आज की जो क्लास है इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। वो सभी क्वेश्चन आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, डीएसएसबी, केवीएस, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। बच्चों, आज की जो क्लास है काफ़ी खास होने वाली है। तो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी बच्चे प्रत्येक दिन की तरह सबसे पहले अटेंडेंस सबमिट कराएंगे जय हिंद लिखकर। चलिए बात करते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की। आज हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, एक क्विक रिवीजन के रूप में इस क्लास को हम फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मैं आशा करता हूं कि लगभग सभी बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाएंगे या आ चुके होंगे और हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं। बात करते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर है, मृत जीवी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? मृत जीवी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं, पशुओं पर निर्भर रहते हैं, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर होते हैं या फिर अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं? जो मृत जीवी होते हैं निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होते हैं? यानी कि जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, मृत जीवी का मतलब सूक्ष्म जीव, जो आपके सूक्ष्म जीव है जैसे जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है, ये सभी किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये आपको बताना है। चलिए, यदि आपको खाद्य श्रृंखला का चक्र याद है, जैविक अपघटक आपको याद है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी हाँ आपका गलत है बच्चों, डी आपका गलत है। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो जितने भी अपघटन करता है वो सभी के सभी मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अपघटित पदार्थों का मतलब है गले सड़े पदार्थ, और मृत का मतलब है अगर कोई पशु मर गया है उसकी जो डेड बॉडी है उसमें स्वतः ही सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को वे अपना भोजन बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष क्या है? एक जैविक कारक है, एक ही खाद्य श्रृंखला है, जैविक अजैविक कारक दोनों है या निम्नलिखित में से कोई नहीं है? चलिए सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड का समय दिया गया है और सभी स्टूडेंट 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने अटेंडेंस जो है सबमिट करानी है और अपने आंसर भी सबमिट कराने हैं। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष कैसे कारक है ये हम लोगों को बताना है। एक विकल्प है जैविक कारक, एक है एक ही खाद्य श्रृंखला है, एक है जैविक एवं अजैविक कारक दोनों है, एक डी यहाँ पर दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की, बहुत ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं लगाना है। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी गलत है। शेर, पक्षी, सांप और वृक्ष इन सबको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? जैविक कारक की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये सभी सजीव हैं और जितने भी सजीव हैं उन सभी को हम जैविक कारक की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपको ये बताना है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। एक आपको दिया गया है बच्चों परजीवी, एक है मृतजीवी, एक है सर्वाहारी, एक डी विकल्प आपके पास है मांसाहारी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। जो बच्चे सेशन में लेट जुड़े हैं उन सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है जय हिंद लिखकर। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से स्टडी कर लिया है अब वो सभी स्टूडेंट को 4 सेकंड के अंदर लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद आपको इसके आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए आपका समय कंप्लीट हो चुका है आई थिंक। अब बात कर लेते हैं सही विकल्प की। डी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी मृतजीवी भी गलत है। जो जीव अन्य जीव पर निर्भर होते हैं उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं बच्चों? परजीवी की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्ले पर है, सभी बच्चे देखिएगा ध्यान से। वन के पेड़ों की छालों पर जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं? किसी भी, चाहे वन का हो चाहे घर का कोई पौधा हो, ऐसा पौधा, एक ऐसा पौधा जिसके ऊपर कोई अलग प्रकार का जीव तैयार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वन या किसी दीवार या नमी वाले स्थान पर या किसी पौधे की छाल में जो उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए विकल्प है आपका बच्चों जीवाणु, एक आपको कहा गया है लाइकेन, एक सी विकल्प आपके पास मौजूद है कवक, और एक डी आपके पास है मांस। मांस नहीं होगा, ये मोस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। 3 से 4 सेकंड के अंदर आप सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको फास्टली रिप्लाई देना है बच्चों। सही आंसर की बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं तो हम सही आंसर भी बात कर लेते हैं। मोस आपका गलत है, कवक भी आपका गलत है, जीवाणु भी आपका गलत है। किसी भी नमी वाले स्थान पर या किसी पेड़ की छाल पर जो पौधे तैयार होते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? लाइकेन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। गांव की नॉर्मल भाषा में उसको काई भी कहा जाता है। ग्रीन रंग की आपको बहुत सारी ट्यूबवेल, दीवारों, पौधों पर ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। बरसात के मौसम में मोस्टली हम इसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बच्चों उत्सर्जित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे उत्सर्जन पूछा जाता है, कभी कभी आपसे अवशोषण पूछा जाता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं विकल्प की, एक विकल्प ऑक्सीजन है, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2, एक नाइट्रोजन है, एक आपके पास डी विकल्प क्लोरीन है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस बच्चों उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और क्लोरीन। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों डी विकल्प आपका गलत है, सी भी गलत है, बी भी आपका गलत है। यदि हम उत्सर्जन की बात करते हैं, उत्सर्जन का मतलब निकलना, पौधों से कौन सी गैस निकलती है इस प्रक्रिया के दौरान? तो बच्चों हमेशा ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन यदि अवशोषण की बात की जाए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताना है। चलो, पौधे कौन सी गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तब आपको CO2 बताना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा आवश्यक है? एक है O2, एक है CO2, एक है N2 और एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं, इसी की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा जो खास है वो आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प है, तेजी के साथ सभी को अपने आंसर बताने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की, क्योंकि 4 सेकंड का समय काफ़ी होता है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने रिप्लाई सबमिट कराने थे। तो डी हमारा यहाँ पर गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, ए भी गलत है, यहाँ पर CO2 सही है। उसका रीज़न ये है, अगर हमारे पास कोई पौधा है, यदि उसी को CO2 प्राप्त नहीं होगी तो वो पौधा किस प्रकार हमको O2 दे सकता है? तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण बिना CO2 के असंभव है। यदि पौधे को ही CO2 नहीं मिलेगी तो वो हमें किस प्रकार ऑक्सीजन प्रोवाइड करा पाएगा? तो ये ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने O2 यानी कि ऑक्सीजन आंसर दिया है उनको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध होता है? पौधे के जो पत्ते होते हैं उसमें पर्णहरिम होता है, और पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफॉर्म। अब आपको ये बताना है कि जो पर्णहरिम है उसके अंदर कौन सा रासायनिक तत्व मौजूद होता है। एक आपको दिया गया है कैल्शियम Ca, एक आपको दिया गया है आयरन लोह यानी कि एक आपको दिया गया है मैग्नीशियम, एक आपको दिया गया है सल्फर। चलिए आपके पास 4 विकल्प है, Ca, Fe, Mg और एक S आपको दिया गया है। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 3 से 4 सेकंड आप लोगों को लगानी है, उससे ज्यादा सेकंड आपको नहीं लगानी है। चलिए बात कर लेते हैं सही आंसर की हम।
बच्चों ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है, तब आपको बताना है फास्फोरस और मैग्नीशियम। केवल ये दो तत्व आपके उपलब्ध होते हैं पर्णहरिम में। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए तेजी के साथ हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। 25 से 30 मिनट के अंदर आज हम इस क्लास को खत्म करने वाले हैं और ये क्लास आपकी मात्र एक रिवीजन क्लास है। तो सभी बच्चों को थोड़ी सी फुर्ती दिखानी है, तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे आंसर रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए 8 को पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हम लोगों को उस प्रक्रिया को बताना है जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एक है कार्बोहाइड्रोलाइसिस, एक है मेटाबॉलिक, एक है प्रकाश संश्लेषण और एक बच्चों दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिए 4 सेकंड का ही मैक्सिमम आपको समय दिया जाएगा, उसी के अंदर आप लोगों को अपने रिप्लाई देने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और डी तो अपने आप ही गलत हो जाता है यदि ए और बी गलत है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं और जितने भी जंतु हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं बच्चों, वो मेटाबॉलिक सिंथेसिस से बनाते हैं, यानी कि भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जंतुओं में क्या कहलाती है, वो मेटाबॉलिक सिंथेसिस कहलाती है। ये दोनों बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है। उत्सर्जन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सेम क्वेश्चन है लेकिन उत्सर्जन के स्थान पर अब आपसे अवशोषण पूछा गया है, ये आपको बताना है। चलिए एक विकल्प है आपके पास नाइट्रोजन, एक है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक विकल्प है आपके पास ऑक्सीजन और डी आपको दिया गया है जलवाष्प। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। टीचर के साथ बच्चों को भी मेहनत करनी होती है। आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। यदि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यदि हम उत्सर्जन की बात करते हैं तो तब आपका ऑक्सीजन ठीक होगा, लेकिन फिलहाल अवशोषण कहा गया है तो ऑक्सीजन भी आपका गलत है और नाइट्रोजन भी गलत है। यहां पर आपका CO2 पूर्ण रूप से सही हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को वृत्त रूप में क्या कहा जाता है। किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को वृत्त यानी कि बड़े रूप से क्या कहा जाता है। एक विकल्प है आपके पास जीवमंडल, एक है प्रादेशिक क्षेत्र, एक है बायोम, एक आपको डी दिया गया है वायुमंडल। सभी बच्चे तेजी के साथ सभी विकल्प का अध्ययन करेंगे और फास्टली आप लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए सभी को आंसर देने हैं भाई, सभी तेजी के साथ आंसर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। आप सभी समझदार हो, गर्मी के मौसम में इस तरीके से लाइव क्लास लेना फैन ऑफ करके काफ़ी टिपिकल है, तो आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। यहाँ पर आपका जीवमंडल यहाँ आपका पूर्ण रूप से सही है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र बच्चों किसको कहा जाता है और किसको नहीं कहा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। पानी के ऐसे स्रोत जहाँ पर पानी भरा हुआ हो और उसकी जो शेप है वो एक लेटे हुए बेलन के समान हो, तो उसे बच्चों लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो अब इसी के बेस पे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो
एस्चुरियरी आपका गलत है, धारा भी आपकी गलत है, लैगून भी आपका गलत है। यहाँ पर पोंड यानी कि तालाब आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका ए है, पोंड है। चलिए आई होप दैट क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली डिस्कस करा दिया कि आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को कल वाली जो परसों वाली क्लास है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है? एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का नाम बताइए जो एक ही डायरेक्शन में प्रभावित होता हो। एक आपको दिया गया है प्रकाश, एक बी विकल्प ऊर्जा भी है, एक सी जल है और एक आपको दिया गया है जैव ऊर्जा। चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। हम लोगों को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है जिसमें प्रवाह की जो दिशा है वो एक ही रहती है, एक ही दिशा में प्रभावित होता है। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है? चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका गलत है, सी भी गलत है आपका, डी भी गलत है, ऊर्जा आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है। एक कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बस आपको इतना बता देना है, ठीक है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र किस चीज को निरूपित करता है? अलग है क्वेश्चन, तो मैं भी खुद दोबारा पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़िएगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र किस चीज को निरूपित करता है? मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, एक दिया गया जल जीवशाला द्वारा। चलिए 4 सेकंड आपके पास है और उसी के अंदर आपको अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, यहाँ पर डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है किस चीज को? कृषि भूमि द्वारा वो निरूपित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 14 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो। तो एक है पारिस्थितिकी तंत्र, एक है एक्यूमेन, एक है MCD, MDC, एक दिया गया उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में थोड़े से विरोधाभास भी हैं और इस पर जो थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है तो उसी के आधार पर मैं भी आज चीज़ों को एक्सप्लेन कराने वाला हूं। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। पारिस्थितिकी तंत्र, एक्यूमेन, एक है MDC, एक दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया गया है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। ऐसे बालक जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आज पहली बार इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहीं से आप लोगों को डेली हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन मिल जाना है। चलिए अरे भाई बहुत सारा समय आप लोगों को नहीं लगाना है, तेजी के साथ आंसर दीजिएगा सब बच्चे। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर देंगे। अरे भाई चलो थोड़ा सा जो है मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूं और आप आंसर दीजिएगा तेजी के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों सही आंसर की, ठीक है। पहले आप इसकी थ्योरी को समझिएगा। देखो अगर हम बात करते हैं मानव की, तो मानव कुछ स्थान ऐसे होंगे जो भूमि इस्तेमाल नहीं की जा रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मानव के लिए जो हिस्सा काम का नहीं है उसे बोलते हैं एक्यूमेन, ठीक है। जो हिस्सा काम का है उसे बोलते हैं पदछाप। तो 2 बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो ए आपका गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका बी है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? घास भूमि को किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? एक आपको दिया गया है बच्चों समुद्री, एक दिया गया है स्वच्छ जल, एक दिया गया है स्थलीय, एक आपको दिया गया है कृत्रिम। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने। जो घास भूमि है वो किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। बात कर लेते हैं हम राइट विकल्प की बच्चों। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। घास भूमि किसी प्रकार का कोई कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसलिए सी विकल्प आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? समुद्र का भी अपना एक अलग पारितंत्र होता है, उसमें कौन से वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य होता है? जूप्लैंक्टन में, फाइटोप्लैंक्टन में, मछलियों के द्वारा, एक समुद्री पक्षियों के द्वारा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया गया है, उसी के अंदर आपको अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो यहाँ पर आपका ए गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। फाइटोप्लैंक्टन यहाँ आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जो समुद्र के अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं बच्चों, उसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, और समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको जूप्लैंक्टन कहा जाता है। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर जो झील है वो किस जीव की वृद्धि की वजह से नष्ट हो गई है? जो हुसैन सागर झील है उसका पानी तेजी के साथ खत्म हुआ, वो झील अस्तित्व खतरे में आ जाती है, तो उसका कारण क्या है बच्चों? एक है लेमना, एक है हाइड्रिला, एक है मगरमच्छ, एक आपको दिया गया जलकुंभी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैदराबाद की हुसैन सागर झील के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ और जलकुंभी। अरे भाई चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका गलत है यहाँ पर बच्चों, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है, जलकुंभी यहाँ पर सही है। इसको समुद्र शोक भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर एक फोम की तरह पदार्थ होता है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से जलकुंभी को किसी भी पानी वाले स्थान का दुश्मन माना जाता है, और हुसैन सागर के अंदर इसकी बहुत बड़ी मात्रा में इन पौधों की संख्या थी, जिसकी वजह से हुसैन सागर झील का जो पानी है उसका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सूख गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हैदराबाद की हुसैन सागर झील के नष्ट होने का जो कारण है वो जलकुंभी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अंतरिक्ष यान में बनाया गया जो पारितंत्र है वो कैसा पारितंत्र होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वयं नियंत्रित होगा, कृत्रिम पारितंत्र होगा, जलीय पारितंत्र होगा और वायु पारितंत्र होगा। चलिए इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, मात्र 4 सेकंड में आप लोगों को रिप्लाई दे देना है। अंतरिक्ष यान में यदि हम किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं तो वो कैसा होगा? स्वयं नियंत्रित होगा, कृत्रिम पारितंत्र होगा, जलीय पारितंत्र होगा, वायु पारितंत्र होगा। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। देखिएगा ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। वो कैसा पारितंत्र होगा बच्चों? कृत्रिम पारितंत्र होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो मानव बनाएगा तो भाई कृत्रिम ही होगा। नेचुरल रूप से जलीय तंत्र होता है, नेचुरल रूप से ही वायु पारितंत्र होता है, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन आपका बनना ही नहीं था। तो बी यहाँ पर बच्चों आपका ठीक हो जाना है। मानव यदि किसी पारितंत्र का निर्माण करता है तो जैसे तालाब है और कृषि है, ये सब क्या है? हमारे कृत्रिम पारितंत्र है, क्योंकि इन सब का निर्माण मनुष्य ने किया है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? अब आपके पास बच्चों 4 पारितंत्र दिए गए हैं, इनमें से जो
कृत्रिम है वो आपको बताना है, जो कृत्रिम नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए, एक है गेहूं का खेत, एक है आम के बाग, एक है घास स्थल, एक आपको दिया गया इक्वेरियम। हमको यहाँ पर बच्चों ये बताना है 4 में से 3 कृत्रिम पारितंत्र है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, एक ऐसा है जो नेचुरल रूप से होता है, उसको हम प्राकृतिक पारितंत्र की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर बताइएगा। ए विकल्प बच्चों 4 सेकंड का जो आपको समय दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन की। तो ए बच्चों आपका गलत है, यहाँ पर बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, इक्वेरियम भी आपका गलत है। इक्वेरियम किसको कहा जाता है? कांच के उस बॉक्स को कहा जाता है जिसमें मछलियों को हम लोग क्या करते हैं, बाजार से लेकर आते हैं अपने घरों में, मछलियों का एक कांच का बॉक्स बना लेते हैं, उसको इक्वेरियम कहा जाता है। यानी कि ए, बी और डी आपके गलत है। घास जो भूमि है, घास जो स्थल है, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं, इसलिए उनको प्राकृतिक पारितंत्र की कैटेगरी में रखा गया है। और बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो आपकी क्लास है आज हम 20 क्वेश्चन पर ही कंप्लीट करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल के साथ नए हैं उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ क्लास को सब्सक्राइब कर लेना है। बात करते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की। पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? पारी जो तंत्र है उसका गतिक हृदय क्या कहलाता है? उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, एक है उत्पादक व खनिज चक्र, एक ऊर्जा प्रवाह व खनिज। चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। अरे भाई आखिरी क्वेश्चन है, इसको तो बताइएगा सभी ठीक से। सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे रिप्लाई देंगे। चलिए सही आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। 4 सेकंड का जो समय है, बहुत कम समय होता है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, इसका कोई चांस नहीं है। बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अब बात करते हैं सी की, तो सी भी आपका लगभग यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, लेकिन यदि हम किसी पारितंत्र का गतिक हृदय मानते हैं किसी को, तो किसको माना जाता है? ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज चक्र। यानी कि आपका जो डी विकल्प है ये पूर्ण रूप से ठीक है, सही है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। सभी बच्चे क्लास को एग्जिट करने से पहले एक बार जय हिंद का या वंदे मातरम का जयकारा लगाएंगे। जो बच्चे आज इस क्लास पर नए जुड़े हैं चैनल के साथ, उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ हमारा जो चैनल है साई कोचिंग लाइव, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। किसी भी प्रकार की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर साई कोचिंग लाइव सर्च करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।